देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है ठीक से? ठीक, अभी भी पूरा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में, कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट नहीं करने का नेट का तो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप में ही भेज दिया था। तो मैं यही मानूंगा कि तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए शायद तुम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाए। और बहुत सारे बच्चे आंसर बनाए हैं और उनको उसी समय मार्क्स भी पता चल गया है ना? तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट जो है वो आपके लिए है, वो मेरे लिए नहीं। टेस्ट आपके लिए है कि आप लोग 6 दिन से 7 दिन से जो पढ़ रहे हो चैप्टर 1 दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, बस उसी चीज के लिए कि आपको सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैप्टर, वो उसमें टेस्ट है। अगर आप लोग टेस्ट से डरते हो, भागते हो, कपकपाते हो, तो कोई बात नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है? जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है ना दे। लेकिन जो अगर एक बच्चा भी दे रहा है, हम एक बच्चे के लिए भी क्वेश्चन पेपर देंगे, उसके लिए भी हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? और बाकी जो नहीं दे रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो हमको ये बताओ, लास्ट टॉपिक है अभी हमारे पास सिर्फ। उससे पहले कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें तुम लोग को डाउट है? नफीसा, तुमको कोई डाउट है? कोई टॉपिक बोलो। हाँ, कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, ये वाला बात मैं बताया था, लेकिन हो सकता है तुम उस दिन क्लास में नहीं होगी या फिर भूल गई होगी। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कभी भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, कभी भी रिएक्शन करते हैं, है ना? जैसे मान लो कि हम ले लिया हाइड्रोजन और ले लिए हम ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मान लो कि हम ले लिए वाटर। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना तुमको? ठीक है, तो ये जो वाटर है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, तो किसी ना किसी कंडीशन का जरूरत पड़ेगा, किसी ना किसी कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। इमरान, कौन सा कंडीशन का जरूरत पड़ेगा? वाटर को तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तोड़ने के लिए कुछ कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। वो कंडीशन का क्या नाम है, पता है? नहीं, तुम्हें पता है सैफ? नहीं, उधर नहीं जाएंगे। सहनवाज, तुमको पता है? वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे दें, अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दे, तो ये वाटर दो एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन में कहते हैं। और डीकंपोजिशन में भी कौन सा आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये आता है। तो अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का मदद लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बजाय हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट यूज कर लेते, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हम H2SO4 यूज कर लेते, तो ये कोई कंपाउंड है ना? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर हम कोई एलिमेंट या कंपाउंड के मदद से किसी कंपाउंड या एलिमेंट को तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं, यानी किसी की जरूरत पड़ रही है ना? जैसे सनलाइट में देखे थे हम लोग फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक में क्या होता था? फोटोलाइटिक यानी सनलाइट की जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो वो क्या हो गया? सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हीट, ये सब तो जनरल हो गया। लेकिन अगर किसी कंपाउंड या एलिमेंट को, कंपाउंड या एलिमेंट को किसी एलिमेंट या कंपाउंड
है ना, किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मदद से उसको तोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, तो ये जो मटेरियल होगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट होता है जो उस कंपाउंड को तोड़ने या जोड़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर बिरयानी बनाना चाहते हो तो बिरयानी बनाने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगा 100% किसका? उस मीट का, है ना। अगर वो मिलेगा ही नहीं तो तुम बिरयानी बनाओगे कैसे? समझ में आया? यहां बिरयानी की बात हो रही है। अगर मैं बोलता हीट, तो चावल में भी तो हीट की जरूरत है, लेकिन बिरयानी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? वो मीट। मेरी बात समझ में आ रही है? वो चिकन। समझ में मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट को अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मदद से ही तोड़ा जा रहा है और कोई दूसरा मटेरियल नहीं, मतलब वो नहीं रहा तो नहीं टूटेगा, है ना, या नहीं जुटेगा, तो वो एलिमेंट, वो कंपाउंड कैटलिस्ट कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? ज्यादातर जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो निकल, कोबाल्ट और प्लैटिनम। बेसिक जो 3 कैटलिस्ट हैं वो ये तीनों हैं, बेसिक 3, है ना, निकल, कोबाल्ट और प्लैटिनम। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं या कैटलिस्ट हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हैं कैटलिस्ट। ये लोग हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि इन एलिमेंट के मदद से हम लोग किसी कंपाउंड को जोड़ने या तोड़ने में मदद करते हैं। नफीसा, तुमको ये पॉइंट या फिर कैटलिस्ट के बारे में समझ में आया? अच्छा नफीसा, एक बार देख लो तो तुम कि और भी कोई ऑनलाइन कनेक्टेड है क्या? ठीक है। हाँ, निकल कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, उसको लगा के रखो बाबू, उसको लगा के रखो, अब आ जाएगा। और अच्छे से लगाओ, गलत है वो। हाँ, वैसे ये बेसिक है, लेकिन अगर H2SO4 है ना, लेकिन कौन सा H2SO4 यूज किया जाता है? जनरली DIL DIL लिख रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि H2SO4 का दिल लगा दिया जाता है। यहां पर दिल वो नहीं है। यहां दिल का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूटेड। 2 तरह का चीज पढ़े थे, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है अरमान, ये डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? नहीं, कैफ डाइल्यूटेड, क्या समझते हो डाइल्यूटेड से? लिक्विड के फॉर्म में। फिर दोस्त, हाँ, सॉल्यूट ज्यादा है कि सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ज्यादा। पानी की मात्रा ज्यादा, मटेरियल की मात्रा कम, तो डाइल्यूट। और अगर पानी की मात्रा कम, है ना, और सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। नींबू पानी पी रहे हैं, अब पीने पे सिर्फ पानी पानी लग रहा है, नींबू पता ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नींबू पानी जो है वो डाइल्यूटेड नींबू पानी है। और अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो सिर्फ खट्टा लग रहा है ना, तो वो नींबू पानी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी, वो लेमन जूस है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको लिख लो, लिख लिए, समझ में आ गया ना कैटलिस्ट के बारे में? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो ना, में अंतर क्या है? फिर से समझना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम तुम लोगों को बार बार बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट किसी कंपाउंड को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर वो मेटल है तो मेटल को ही हटाएगा,
और जनरली मेटल ही मेटल को हटाता है, नन मेटल को नहीं हटाएगा उसमें, ठीक है, जनरली मेटल ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये किसमें होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों कंपाउंड में जो आयंस जो होते हैं, आयंस उसमें एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसी में क्वेश्चन भी मैंने दिया था कि एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन हम लोग जानते थे, क्या इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी, है ना, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। देखो क्या हुआ कि इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव था वो इस कंपाउंड के नेगेटिव से मिल गया, है ना, और इसमें ये जो पॉजिटिव एलिमेंट था, पॉजिटिव मतलब क्या, मेटल, वो नन मेटल के साथ मिल गया, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ। इसमें हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल को नहीं बोलेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था एमसीक्यू में, उसमें यह था कि बताओ ये जो कंपाउंड बना वो कैसा कंपाउंड था, मेटल नन मेटल, मेटल कंपाउंड, या सॉल्ट मेटल। मैं बार बार पढ़ा हूं, देखो सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट कब बनता है, जब मेटल और नन मेटल हो, ठीक है, मेटल और नन मेटल रहेगा ये दोनों, तो क्या बना लेगा, सॉल्ट। यानी किसी कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है तो वो क्या है, सॉल्ट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, यहां भी प्लस माइनस मतलब सॉल्ट, और यहां भी प्लस माइनस मतलब सॉल्ट। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 10 हम तुम लोग को दिए थे एमसीक्यू में, उसका आंसर होता डी। डी में था सॉल्ट एंड सॉल्ट। जो आंसर दिए होंगे ना, बस उन्हीं को समझ में आ रहा होगा। जो आंसर नहीं दिए होंगे या फिर वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे तो उनको कुछ नहीं पता चल रहा होगा क्या क्वेश्चन था। समझ में आ गया? तो जो देख रहे हैं उनको मैं उनका आंसर बता देता हूं कि ये जो कंपाउंड था, पूछा जा रहा था कि बताओ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, दोनों कंपाउंड दिया जाएगा, लेकिन उस ऑप्शन में कहीं कंपाउंड प्लस कंपाउंड था ही नहीं। क्या था, था सॉल्ट और मेटल, सॉल्ट और नन मेटल, मेटल और मेटल, और था सॉल्ट और सॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट किसको बोलते हैं, जब मेटल नन मेटल के साथ क्या हो, कंबाइन हो। जब मेटल नन मेटल दोनों साथ में रहे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जब साथ में रहेगा, तो वो कंपाउंड आपका सॉल्ट कहलाएगा। जैसे अभी मैं सॉल्ट का एग्जांपल लिखूंगा ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। कैसे पता चला, Na मतलब मेटल है प्लस, और Cm क्या है, Cl क्या है, नन मेटल है, इसलिए माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, और इनमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। लेकिन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ, या फिर एक एलिमेंट सॉल्ट के साथ, ये भी प्लस माइनस होता है। समझ में आया? अगर ऑप्शन रहता है एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या रहता, एलिमेंट और सॉल्ट रहता, एलिमेंट और सॉल्ट रहता, अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहता तो। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो तो लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे समझते हैं। इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है।
देखो, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन को, है ना, ऑक्सीडेशन को हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, किसी न किसी तरीके से ये हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का इफेक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। कौन? ऑक्सीडेशन। पहले तो ऑक्सीडेशन समझना होगा। थोड़ा हम भूल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, क्या समझती हो ऑक्सीडेशन से? हाँ, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा, अगर ऑक्सीजन ऐड ना हो रहा हो तो चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, दो में से कोई भी एक कंडीशन दिखता है तो वो केमिकल रिएक्शन या वो सिचुएशन हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ऐड हो जाता है ऑक्सीजन और रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम लोगों को आए दिन दिखता है, जिसमें जो सबसे पहला इसका पॉइंट हम लोग को समझना है, जो सबसे पहला समझना है वो है कोरोजन। वो क्या है? कोरोजन। ठीक है, डबल आर भी समझ सकते हो, सिंगल आर भी। ठीक। अब ये कोरोजन का मतलब क्या हुआ? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, एक नॉर्मल भाषा समझ लो कि कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना। ये स्पेशली किसी मेटल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जनरली किसकी बात होती है? आयरन की। जनरली आयरन की बात होती है। अगर लोहा ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए इसका मतलब क्या है? कि अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, तो ऑक्सीजन को कहां से मिलेगा? कि एक लोहा था, उसको हम लोग बारिश में रख दिए, है ना, बारिश में रख दिए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि बारिश की पानी, यानी बरसात का जो पानी होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी। वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? उस आयरन पे पड़ेगा, और जब उस आयरन पे पड़ेगा तो क्या होगा? वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन हर जगह ऑक्सीडेशन या कोरोजन सही नहीं। देखो, ये जो ऑक्सीडेशन हुआ डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि लोहे में जंग लगता है। आए दिन देखते हैं, है ना, कि लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। तो क्यों जंग लगता है? इस ऑक्सीडेशन के कारण। समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीडेशन जो है, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोगों को तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऑक्सीजन की वजह से भी कमी चल रही है ना, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज ज्यादा अगर खाना है हम लोग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खा लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्या होता है? कोरोजन। ये क्या करता है? मेटल को ईट कर जाता है। मेटल को क्या कर जाता है? ईट कर जाता है, खा जाता है। एग्जांपल के तौर पर देखना, कोई लोहा पे जंग लग गया, है ना, कोई लोहा पे जंग लग गया, तो पहले लोहा का जो ताकत था, जो स्ट्रेंथ था उस लोहे का, मान लो मेरे पास एक लोहा है ना, अभी बहुत तंदुरुस्त है और भारी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मॉइस्चर में रख दूं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल के पास रख दूं और रख कर इसको छोड़ दूं कुछ दिन तक, इसमें जंग लग जाएगा। 2 साल या 1 साल के बाद अगर मैं इसको उठाकर देखूंगा तो क्या इसका वेट और इसका स्ट्रेंथ सेम रहेगा? नहीं। तुम देखना, अगर इसको मारोगे ना टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जंग लगा था। और वो जंग क्या किया? जंग क्या किया? उस मेटल को ईट कर गया।
खा गया, खोखला कर दिया। समझ में आ रहा है? जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी को खाते जाता है खाते जाता है, खोखला कर देता है। तो उसी तरीके से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता। जनरली मेटल में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब हो तो जाता है, फिर उससे बचने का भी हमारे पास तरीका है। क्या है बचने का तरीका? पेंट कर देते हैं हम। जैसे पेंट करते हैं तो जैसे मान लो ये लोहा है, ये लोहा है मान लो, है ना। तो जैसे हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट का लेयर इसके ऊपर जम जाता है, ये पेंट का लेयर है। तो जब एयर आता है तो वो इस लोहे को नहीं छू पाता, पेंट को छूता है ना। जिसके कारण ये क्या हो गया, एक वॉल, फायर वॉल के जैसा काम करता है कि भाई वो ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो इस लोहे को नहीं छू पा रहा है, जिसके कारण कोरोजन वाला प्रोसेस नहीं हो पा रहा। और कोरोजन वाला प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो उसके अंदर इसका होने वाला जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, है ना। ध्यान देना मेरी बात को, रस्ट को ही असलियत में जंग बोलते हैं, और कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके कारण रस्टिंग होता है। समझ में आया? कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, जंग लगता है। जंग को हम लोग रस्ट कहते हैं, ठीक है। जब आयरन है तो ठीक है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाएगा तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो जनरली इसमें डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, when an metal is exposed in a substance such as moisture, acid। अब देखो मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, मॉइस्चर का मतलब तो इसी को हो गया। और एसिड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अगर मेटल को अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में, एयर से ज्यादा मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख दें तो ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, है ना, यानी क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का मात्रा या तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा उस मेटल पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, उसके ऊपर एक क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, विच वीकेंस द मेटल, और वो क्या करेगा, मेटल को वीकेन कर देगा, मतलब कमजोर कर देगा, ठीक है। हेंस द मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया, यानी उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। समझ में आया? मतलब कि किसी मेटल को, कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, मॉइस्चर मतलब वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, समझ में आया, तो ये जो लोहा था, ये जो आयरन था, इसका ताकत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी मॉइस्चर के कारण क्या हो जाएगा, इसका ताकत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यों क्या लग गया, जंग लग गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन या कोरोड। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना। अब इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान देना। अगर मेरे को अपना लोहा बचाना है, अगर हमको अपना लोहा बचाना है जंग लगने से, तो हमको क्या करना होगा, हमको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करना होगा। अब ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी मेटल को नन मेटल के साथ जोड़ देते हैं, किसी मेटल को नन मेटल के साथ जोड़ देते हैं। आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि मेटल को नन मेटल मिल गया, और नन मेटल वाटर से कोरोड नहीं होता, जंग नहीं लगता, तो मेरा लोहा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझ में आया? तो गैल्वेनाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं कि मेटल के ऊपर नन मेटल का लेयर लगा देते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि अगर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आ जाएगा तो मेरा जो लोहा है वो बचा रहेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बचने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये तो बहुत इजी है और तुम लोग जनरली जानते हो।
असलियत देखना, जो तुम लोग साइकिल चलाते हो तो साइकिल का जो हैंडल है ना, हैंडल असलियत में पूरा लोहा का होता है। और साइकिल बनाने वाली कंपनी जानती है कि हर लोग ये साइकिल को हमेशा घर के अंदर रखेंगे नहीं, घर के बाहर भी रखेंगे। बारिश होगा, हैंडल पे पड़ेगा, तो हैंडल अगर लोहे का है तो उसमें जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो हैंडल टूट जाएगा। चला रहे हैं, दो टुकड़ी हो जाएगा, उसी में गिर जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है। अब नाम से समझो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर एक और परत जमा देती है। जनरली वो जो परत होता है ना, वो होता है जिंक का। जिंक का होता है, ध्यान देना, क्योंकि ये जिंक में क्या होता है, चमक भी होता है। पहली बात तो इसमें चमक होता है, और दूसरी बात ये वाटर रेजिस्टेंस होता है ना। यानी वाटर, जब मॉइस्चर जो आता है ना, उससे ये बचा देता है। किसको, उस लोहे को। ध्यान देना, अगर आप अपने साइकिल का जो बेल है, घंटी है, देखना उसके ऊपर भी देखना एक सिल्वरी कलर आता है, जो कि जिंक के कारण आता है ना। वो तो सिल्वर से भी आ सकता है, लेकिन सिल्वर के लिए उतना पैसा कहां है, बहुत दामी हो जाएगा ना सिल्वर। चांदी वाला गाड़ी साइकिल चला रहा है, वाह क्या बात है ना। तो जिंक का कोटिंग करते हैं, क्योंकि जिंक बहुत कम दाम का होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं कि उस आयरन के ऊपर क्या चीज का परत लगा देते हैं, जिंक का। तो जिंक क्या करता है, उस मॉइस्चर को उस मेटल के साथ ज्वाइन होने नहीं देता। ये एक बीच में कबाब में हड्डी का काम कर देता है ना, बीच में आ जाता है कौन, जिंक। और साथ ही साथ क्या मिलता है, साथ ही साथ गाड़ी साइकिल में चमक मिल जाता है। हैंडल देखना, जो पुराने पापा लोग का वाला जो साइकिल होता था, अब अभी तक का जो साइकिल है उसमें ना ब्लैक कलर का अलग अलग डिजाइन आ गया है। मोटा चक्का, इतना मोटा चक्का भी आ गया है ना। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था इतना मोटा मोटा चक्का भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब इतना ज्यादा इन्हांस हो जा रहे हैं कि साइकिल ही बाइक बना दिया जा रहा है ना, उसी में गियर लगा दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, मेटल के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी दे करके क्या किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है, किसका, जिंक का। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये क्यों किया जाता है, सिर्फ अपने लोहे को बचाने के लिए। अब किसी के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर पूरा का पूरा जिंक से क्यों नहीं बना देते हैं, अगर जंग से ही बचना है साइकिल को, तो हैंडल पूरा जिंक का बना दो। तो आंसर सुनो, जिंक से अगर बना देंगे तो जिंक में ताकत नहीं ना है। जिंक पानी से यानी रस्टिंग से रोक दिया, लेकिन जिंक के पास ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। लोहे के पास जितना ताकत है उतना ताकत जिंक के पास नहीं है। किसी के पास कुछ चीज है, किसी के पास कुछ चीज नहीं है। जैसे तुम लोग, कोई बच्चा मैथ में बहुत ज्यादा तेज है, कोई बच्चा उतना ज्यादा तेज नहीं है, तेज सभी है, बस ये कि मेहनत नहीं करते, है ना। और हर बच्चा अपनी जगह पर कोई ना कोई फील्ड में बहुत अच्छा होता है, बस उसको फील्ड पता नहीं कि उसका फील्ड कौन सा है ना। तो यहां पर यही बात है कि आयरन के पास क्या है, ताकत, जिंक के पास ताकत नहीं। ये मॉइस्चर से नहीं लड़ सकता, लेकिन ये मॉइस्चर से लड़ सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जिंक का प्लेटिंग किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्लेटिंग क्यों किया जाता है, ताकि हम इस लोहे को जंग लगने से क्या कर लें, बचा लें। समझ में आ रही मेरी बात। चलो नेक्स्ट देखो है पेंटिंग, है ना। पेंटिंग तो सभी जानते हैं। इससे देखना, घर में जब भी कोई लोहा, या देखना कभी खिड़की है तो उसका लोहा को हम लोग कुछ कुछ साल में क्या करवाते रहते हैं, पेंट करवाते रहते हैं, ताकि पेंट का लेयर इस आयरन को उस मॉइस्चर से बचा रहे, है ना, हम लोग को बचा दे। यानी मॉइस्चर का लेयर उस कहां तक ना छुए, उस आयरन को ना छुए, ताकि उस पर क्या ना लग जाए, रस्टिंग ना लग जाए। अगर मान लो कि तुम क्या किए, पेंटिंग हुआ था और तुम क्या किए, किसी लोहा कोई भी सामान को लेकर के उसको स्क्रैच कर दिए, है ना। तो अब क्या दिखने लगा, लोहा दिखने लगा। हम लोहा को भी स्क्रैच कर दिए, अच्छा ठीक है। तो हम क्या, जब स्क्रैच करेंगे तो मेरा लोहा का परत हट, सॉरी मेरा पेंट का परत हट जाएगा, जो हम पेंट किए थे वो परत हट गया। तो अब इस जगह पर क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। और इस जगह पर जंग लगते लगते अंदर ही अंदर वो बहुत सारा पार्ट को वो क्या कर जाएगा, खा जाएगा,
बर्बाद कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए सारे लोग अपने घर में जो लोहा होता है उस लोहे पे क्या करवाते हैं? पेंट करवाते हैं। समझ में आया? अब तो स्टेनलेस स्टील आ चुका है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक तो ताकतवर भी है और ऊपर से लोहा तो ऐसा नहीं है जिसमें जंग लग जाए, है ना। बात अलग है कि उसमें क्वालिटी आता है 202 और 200 402, ये दो आते हैं, है ना। ये वाला ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है इसके मुकाबले, और इसका प्राइस जो होता है वो लो होता है, इसका प्राइस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में ध्यान देना, अगर स्टेनलेस स्टील लोगे तो जो भी बेचने वाला है वो तुमसे पूछेगा कि 202 वाला मटेरियल दो या 402 वाला, या 400 कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील में, तो आखिर ये लोहे का जगह ले रहा है कौन? स्टेनलेस स्टील। लेकिन लोहे से फिर भी देखा जाए तो स्टेनलेस जो स्टील होता है वो थोड़ा महंगा होता है ना। लेकिन क्यों महंगा होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी है और मॉइस्चर से लड़ने की ताकत भी, दोनों चीज मिल जा रहा है ना। इसलिए बहुत सारे लोग लोहे के जगह पर स्टेनलेस स्टील को भी यूज करते हैं, है ना। लेकिन हर चीज का अपना अपना रोल है। समझ में आया? डाउट है? सभी लोग अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है वो कभी भी स्टेनलेस स्टील का नहीं बनवाएंगे, वो लोहे पे ही ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि लोहा का ताकत स्टेनलेस स्टील से थोड़ा ज्यादा ही होता है ना। इसलिए मेरी बात समझ में आई? और लास्ट प्रोसेस क्या है? ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ध्यान देना, साइकिल चलाते होगे, साइकिल का जो चैन है वो लोहे का होता है। अब वो हमेशा किसी गड्ढे में जाएगा, पानी में जाएगा, है ना, तो उस पर जंग ना लग जाए, इसलिए हम लोग उसको ना ग्रीसिंग करते रहते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं। ग्रीस और ऑयल में क्या अंतर है? ग्रीस जो होता है वो थोड़ा ज्यादा थिक होता है, ब्लैकिश होता है ना, ज्यादा थिक होता है और ब्लैकिश होता है। कौन? ग्रीस। और जो ऑयल होता है ना वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है और कम ब्लैक होता है ना, वो पूरा ब्लैक नहीं होता, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। कौन? ऑयल। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लोहे को ऑयलिंग और ग्रीजिंग भी करते रहते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है, तुम लोग देखना, पानी और तेल का कभी संगम होता ही नहीं, है ना। पानी नीचे चल रह जाता है और जो तेल है वो ऊपर ही तैरने लग जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी लोहा के ऊपर क्या लगा देते हैं? ग्रीस लगा देते हैं या फिर ऑयल लगा देते हैं, ताकि कोई भी पानी का परत, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परत मेरे उस तेल पर आएगा तो वो उसको सेपरेट करके ही रखेगा, अंदर आने नहीं देगा। इसलिए ध्यान देना, हमेशा चैन पे, जितने लोग साइकिल चलाते हैं तुम लोग देखना कि वो जो चैन होता है उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं, है ना, या ऑयलिंग कर देते हैं। तो कुल मिलाकर 4 तरीका है जिससे हम लोग क्या चीज से बच सकते हैं? कोरोजन से। और कोरोजन हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, और ये हमारे जितने भी मटेरियल है उसको क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है ना। उस अफेक्ट से बचने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं, है ना। 4 तरह का तरीका देखिए। गैल्वेनाइजेशन, जिसमें एक मटेरियल में दूसरा मटेरियल जोड़ देते हैं। दूसरा देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस लोहे के ऊपर जिंक का प्लेटिंग कर देते हैं। तो सिर्फ जिंक का नहीं, और भी दूसरा मटेरियल हो सकता है, लेकिन जनरली जिंक करते हैं क्योंकि जिंक कम दाम का भी होता है और इजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए। तीसरा क्या देखें? पेंटिंग, है ना, पेंट कर देंगे तो भी मेरा मटेरियल जो है वो कोरोड से बच जाएगा। और लास्ट क्या देख रहे हैं? ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, इसके मदद से भी मेरा जो लोहा है वो बर्बाद होने से, यानी रस्टिंग होने से बच जाएगा। जल्दी बताओ, कोरोजन समझ में आया कि नहीं? ध्यान देना, अगर किसी लोहे पर, है ना, किसी लोहे पे अगर जंग लगा तो क्या पता चलेगा? एक ब्राउनिश कलर का मटेरियल जमने लगेगा उसमें। कौन कलर का? ब्राउनिश कलर का।
गैल्वेनाइजेशन का मतलब देखो, हम बताए थे कि कोई एक मटेरियल के ऊपर हम लोग कोई दूसरा नन मेटल का मटेरियल हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिक्स कर देते हैं। समझ में आया फिर दोस्त? ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर मेरे पास कोई आयरन है, ठीक है, तो आयरन पे अगर जंग लगा है तो कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जमने लगेगा। कौन सा कलर? ब्राउनिश कलर का एक लेयर जमने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि उस आयरन के ऊपर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, कोरोजन हो गया, कोरोड हो गया, रस्टिंग लग गया। समझ में आया ये सारे चीज? ठीक है। अगर मेरे पास कोई सिल्वर है, सिल्वर है ना, अगर हमारे पास क्या है? सिल्वर है, ठीक है, चांदी है। अगर चांदी मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो वो कौन सा कलर बन जाएगा? ब्लैक कलर। क्या बन जाएगा? ब्लैक कलर का कोटिंग आने लगेगा। यानी कोई चांदी है, घर में अगर चांदी रखा हुआ है, सिल्वर रखा हुआ है, और उसके ऊपर ना ब्लैक कलर का लेयर जम रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं? उस सोनार के पास जाते हैं और सोनार क्या करता है? फिर अपने अलग अलग मटेरियल से, एक्वा रिजिया या और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उससे क्या करता है? उसका परत, ब्लैक कलर का वाला परत जो होता है वो हटा देता है, और फिर से मेरा सिल्वर रिस्टोर्ड हो जाता है और वैसे ही हो जाता है जैसा पहले था। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? और जो कॉपर होता है, कॉपर, जो कॉपर होता है, ठीक है, अगर उसमें कोरोजन यानी ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसमें लेयर जम जाता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। ग्रीन कलर का अगर लेयर जम गया इस पे, कॉपर पे, कॉपर सोचो जनरली कौन से कलर का होता है? गोल्डन ब्राउन कलर का होता है कॉपर, है ना। जो तांबे का तार होता है ना, घर में हम लोग तार तो बहुत अच्छे से देखे हैं, घर में जो वायर है उसको खोल करके देखो, उसका एक लेयर देखोगे ना तो थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिखता है, गोल्डन ब्राउनिश कलर का। लेकिन अगर वो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर दिखने लगा, अब बोलोगे सर हम देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखे? कभी उसके ऊपर तुम जमाए नहीं, जमा के देखोगे तब तो, है ना। अब दही नहीं है कि बैठ जमाए हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्या, कि अगर उस कॉपर पर ग्रीन कलर का लेयर जम रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, और उस पर कोरोजन हुआ। मतलब ये जमना सही बात है कि गलत बात है उस मेटल के लिए? ये अगर हो रहा है तो सही बात है कि गलत बात है? गलत बात। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीका है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, कोरोजन समझ में आया कि नहीं? कोरोजन में किसी को डाउट है? 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, जल्दी से पढ़ो। करो कोई बुक, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो। नहीं, 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो तो वहां मॉडर्न वाला बुक है क्या? हाँ, एक, एक, नो नो, तुम इस बुक से पढ़ लो।
कोरोड का मतलब होता है जंग लगना, यानी मेटल की ताकत कमजोर होना। समझ में आया? ठीक। गैल्वेनाइजेशन, GALVANISATION, गैल्वेनाइजेशन। हाँ, तो वो तो अमेरिकन लोग यूज करता है, इंडियन लोग एस यूज करता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में भी बहुत, अगर अमेरिकन, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर फिर यहाँ पे जेड क्यों यूज किए, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप होता है ना, तो SATION लिखोगे ना तो वो ZATION लिख देगा। क्यों? क्योंकि वो यूके इंग्लिश है। समझ में आया? जब हम लोग लिखते हैं तो देखना वो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेता है, जेड ले लेता है। अगर, या फिर तुम लोग मोबाइल अगर यूज करते हो तो मोबाइल में अगर तुम्हारा कीबोर्ड, हाँ अगर कीबोर्ड देखना यूके इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा है तो तुम देखना न्यूट्रलाइजेशन लिखना, या जिसमें जेशन आता हो, SATION आता हो, देखना उसमें वो तुमको प्रिडिक्ट करेगा ZATION। समझ आया? बस यही कारण है। को गलती नहीं बोला जाता, इसको गलती नहीं बोला जाता। इंडियन इंग्लिश, हाँ होता है कि नहीं होता? सिर्फ इंग्लिश, हाँ सिर्फ इंग्लिश लिखा रहता है उसमें, कुछ भी यूके और यूएस ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है। तो तुम यूएस लेना, यूके मत लेना। क्या कर देता है? एंड को, फिर हाँ 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 यूके यूज करता है ना। क्या? हाँ निकल, हाँ निकल तो एक एलिमेंट है, निकल जो है ना वो एक एलिमेंट है। जैसे जिंक एक एलिमेंट है ना, आयरन एक एलिमेंट है, वैसे निकल भी एक एलिमेंट है जो हम लोग को जमीन के अंदर से निकालता है। हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको जमीन के अंदर से। ठीक है चलिए, तो कोरोजन समझ में आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है कोरोजन में? नहीं ना? कैसे कोरोजन से बचते हैं हम लोग को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है रेंसिडिटी, है ना? और जो दूसरा प्रोसेस है, इसको हटा देता हूं, रेंसिडिटी। अब देखो अभी तक हम लोग ये देखे कि ऑक्सीडेशन जो होता है डे टू डे लाइफ में, अभी हम लोग क्या देखे कि मेटल को बेचारे को प्रॉब्लम होता है कि कभी भी मेटल में ऑक्सीडेशन हुआ
तो बेचारा उस मेटल को क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। लेकिन रेंसिडिटी क्या होता है, ध्यान देना, जिस तरीके से कोरोजन किसी मेटल पर लगता है और उसको खराब कर देता है, उसी तरह ऑक्सीडेशन के कारण हमारा फूड मटेरियल भी खराब हो जाता है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। अब ये कैसे, अगर तुम कोई सामान लाए, है ना, हम लोग बोलते हैं उसमें हवा लग गया, एक नॉर्मल भाषा हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, अरे मत खाओ उसमें हवा लग गया। तो हवा लग गया का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो वो जो हवा लग गया हम लोग बोल रहे हैं ना, असलियत में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी। इससे क्या होता है, हमारा जो फूड मटेरियल है, जो हमारा फूड मटेरियल है वो स्पॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, यानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। और कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो बैड स्मेलिंग होने लग जाता है। क्या होने लगता है, बैड स्मेलिंग। हम लोग समझ जाते हैं कि खाना खराब हो गया। नॉर्मल बता रहा हूं, तुम लोग ऑब्जर्व करना, गर्मियों के मौसम में जब हमारी मम्मी पापा क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और मान लो कि उस समय यूज नहीं कर रहे, बोलेंगे ठीक है बाद में यूज करेंगे, या रात का खाना बना तो सोचे चलो सुबह यूज करेंगे, तो सुबह खाने से पहले उसको थोड़ा स्मेल अप करते हैं, है ना, थोड़ा स्मेल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसमें से बैड स्मेलिंग तो नहीं आ रहा है, कहीं उसमें से बदबू तो नहीं आ रहा है। अगर बदबू आ रहा है, इसका मतलब उस खाने के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब कौन सा प्रोसेस, रेंसिडिटी। इससे क्या हो गया कि खाना क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। तो यानी ऑक्सीडेशन जिस तरीके से मेटल को खराब करता है कोरोजन की मदद से, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन किसको खराब कर देता है, फूड मटेरियल को। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो अब देखो, ध्यान देना, जो चिप्स कुरकुरे हम लोग लेकर आते हैं, तो चिप्स कुरकुरे का जो पैकेट है ना, हमेशा वो फूला फूला रहता है ना, हमेशा मोटू पतलू के जैसा मोटू रहता है हमेशा, है ना, हवा रहता है उसके अंदर। क्यों हवा रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। अब बोलोगे सर तो फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं डालते, तो ऑक्सीजन तो सबसे खतरनाक है। ऑक्सीजन तो उस फूड को खराब करने में मदद करेगा, क्योंकि वो चिप्स तो तुम तुरंत यूज करोगे नहीं, वो लंबे समय पे यूज करोगे। तो उस ऑक्सीजन से मेरा जो चिप्स है रिएक्ट करके खराब ना हो जाए। अब तुम खाओगे तो तुमको लगे ओ लेज नया फ्लेवर डाला है लगता है ना, नया फ्लेवर है, अमेरिकन ट्विस्टर, है ना, या और भी कुछ। लेकिन असलियत में वो क्या हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है ना, नया फ्लेवर नहीं है, वो पुराने फ्लेवर है जो कि एकदम बर्बाद हो चुका है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा सामान जिसको लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो पहले उसमें से मॉइस्चर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब कि उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, है ना, ताकि वो एकदम पूरी तरीके से सूख जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस डालेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन है ही नहीं, सिर्फ कौन सा है, नाइट्रोजन गैस है उसके अंदर। और नाइट्रोजन गैस, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, उसको डाल दीजिए। तो फिर याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड, वो आ गया ना, तो ये मतलब ऑक्सीजन निकाल रहे फिर ऑक्सीजन डाल रहे, कपड़ा सिल रहे फिर कपड़ा को फाड़ दे रहे, तो फिर फायदा क्या है, आप तो फिर वहीं पर आ जा रहे हो, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर खत्म कर दे रहे हो। समझ में मेरी बात, तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डालते, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, हाइड्रोजन की मात्रा नहीं है, तो क्या करते हैं उसको, जब हम लोग उस चिप्स के अंदर फ्लरिश करते हैं, अंदर डालते हैं, तो उस ऑक्सीजन के कारण जो होने वाला रेंसिडिटी वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, और हमारा जो फूड मटेरियल है वो स्पॉइल होने से या बैड स्मेलिंग से बच जाता है। और वो फूड मटेरियल लंबे समय तक, हमारा मटेरियल अगर तुम ले रहे हो अमेरिकन ऑनियन और या जो भी, तो वो वही स्वाद मिलता है अगर 2-3 महीना भी बाद यूज कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन का जो यूज है डेली लाइफ में, हम लोग देख रहे हैं कि एफेक्ट पड़ता है, हमारे मेटल पे भी पड़ता है, यानी जितने भी मेटल्स हैं उस पे भी ऑक्सीडेशन का प्रभाव पड़ रहा है, और जितने खाने वाले मटेरियल हैं उसमें प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है
हाँ, बिस्किट्स, बिस्किट्स को देखना, आप जब बिस्किट्स लेकर आए तो जब आप उसको काटोगे ना तो एकदम क्रंच आवाज आएगा, है ना, एकदम क्रंचीनेस आएगा। लेकिन आप उसको थोड़ा देर छोड़ दो, है ना, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बाद जब उसको आप फिर से बाइट करोगे ना तो उसमें क्रंचीनेस नहीं होगा, वो बहुत ही ना लूज हो जाएगा, है ना, बहुत ही लूज हो जाएगा। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण उसका क्रंचीनेस खत्म हो गया। अच्छा, क्रंचीनेस तो खत्म हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उसमें स्पॉइलेज भी आने लगा। बात अलग है कि हम लोग बिस्किट्स में इतना ज्यादा ऑयलिंग कर देते हैं कि उसका स्मेल हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन उसमें क्या आने लगा? स्पॉइल होने लगा। हम लोग को समझ में नहीं आता इसलिए खरीदार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है। बहुत सारा ऐसा चीज है ना जो हम लोग खा लेते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता कि यार उसमें प्रॉब्लम था। जैसे मैं बिस्किट्स का एग्जांपल दे रहा हूं, बिस्किट्स में जो हवा लग जाता है उसमें से स्मेल नहीं आ रहा है। मान लो रोटी बना, है ना, रोटी बना, अगले दिन देखोगे या तो वो सूख गया होगा, सूख गया तो तब तो वो ऐसे ही फेंकाएगा। अगर नहीं सूखा ना तो बहुत लोग उसको स्मेल करते हैं फिर भी कि भाई इसमें से स्मेलिंग आ रहा है कि नहीं। अगर स्मेलिंग आ रहा है तब तो तुरंत फेंक देते हैं, अगर स्मेलिंग नहीं आया तो कौन पैसा बर्बाद करेगा, यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो एकदम सिमिलरली बिस्किट्स के साथ भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी बिस्किट्स को स्मेल नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें पहले से फ्लेवर डाल दिया जाता है। अब तुम खाने वाले हो कौन सा बिस्किट? डार्क फैंटेसी। अब डार्क फैंटेसी में इतना ना ज्यादा डार्क कर दिया जाता है उसको, इतना ज्यादा डार्क कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो छुपा हुआ स्मेल है वो छुप गया, पूरी तरीके से छुप गया। किसके कारण? उस चॉकलेट्स के कारण। समझ में? लेकिन फिर भी अगर उसको 2 4 5 8 दिन छोड़ दोगे तो पक्का उसको लगेगा कि भाई इसको कुत्ते को ही दे दो, ज्यादा बेहतर है, घर में यूज नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो रेंसिडिटी ये भी एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीडेशन के कारण होता है रेंसिडिटी, जो कि हमारे फूड मटेरियल को, ये हमारे फूड मटेरियल को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है, सड़ा देता है, खराब कर देता है। और कैसे पता चलता है? जनरली हम लोगों को बैड स्मेलिंग से, और इसका कोई कारण नहीं है जिससे हम लोग पता लगाएं। हाँ बोलो। हनी में देखो, हनी तो एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीजन का प्रतिरोधक, मतलब इसमें अगर तुम 5 साल भी रख दोगे ना तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। नहीं सर, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ऐड होने से हाँ हाइड्रोजन भी हट जाएगा। हाँ, तो हम तो स्टार्टिंग में ये बोले थे, हम तो स्टार्टिंग में ये बात बोले। और ये बात ये भी है कि हर मटेरियल पे नहीं होता। जैसे अगर हम लोग क्या देखे थे, कोरोजन देखे थे, तो जिंक पे तो नहीं हुआ था, जिंक भी तो मेटल था, लेकिन उसको तो ऑक्सीडेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से रेंसिडिटी भी सारे मटेरियल पे नहीं होता। अब लौंग इलायची देख लो, लौंग इलायची जो घर में यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें भी हम लोग रेंसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना ताकतवर होते हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। किस मटेरियल पर ज्यादा होता है? वो खाना जिसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसा मटेरियल जिसमें प्रोसेसिंग हो रहा है उसी में प्रॉब्लम होता है। अब बोलोगे प्रोसेसिंग, अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं अभी हनी का। तो हनी क्या किया गया? डायरेक्ट उस हनी बी से निकाला गया, हनी कोम्ब से निकाला गया, हनी कोम्ब से निकाला गया, स्टोर करके रख दिया गया। क्या उसमें कोई दूसरा मटेरियल मिलाया गया? नहीं मिलाया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? अगर हम कार्डमम यूज करते हैं या ब्लैक पेपर यूज करते हैं, काली मिर्च यूज करते हैं, तो इसमें भी देखना कोई नया मटेरियल मिलाया नहीं जाता, बस लाओ स्टोर करके रख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर में कोई चावल बन रहा है, रोटी बन रहा है, या दूसरा मटेरियल बन रहा है, या चिप्स बनता है, तो उसमें देखो अलग अलग मटेरियल को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। मिर्ची को भी तो ज्यादा दिन रखते तो खराब हो जाता है। तो वो तो हवा, कहने का मतलब क्या, वो तो वो सिर्फ वो स्टोन जैसा बन जाता है, वही ना। हाँ, तो वो स्टोन जैसा इसलिए बन जाता है क्योंकि वो जो हमारा मिर्ची है ना, वो जो मिर्ची है उसमें वाटर का प्रेजेंस आ गया। वो तो पाउडर था, पाउडर में हल्का सा पानी डालोगे तो वो बबल्स जैसा बनने लगेगा, मतलब स्टोन जैसा बनने लग जाएगा, वो तो उसके कारण खराब नहीं होता। समझ में आया? लेकिन जितने भी प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, प्रोसेसिंग फूड्स मतलब जिसमें हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें रेंसिडिटी होगा ही होगा, उसमें रेंसिडिटी होगा ही होगा, वो स्पॉइल होगा ही होगा। उसका एक समय होता है, उस समय के पहले पहले खा लोगे
तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना लेट करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम की बात बता देता हूं, क्या सबसे ज्यादा चावल के साथ यानी राइस के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइस को ठंडा करके खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बात याद रखना, राइस को जितना गर्म खा सकते हो उतना ज्यादा बेहतर है हमारे बॉडी के लिए। जितना गर्म, जितना वो ठंडा होते चला जा रहा है उतना उसकी ताकत कम होती चली जा रही है। अब बोलोगे सर पता तो नहीं चलता, तो बिस्किट वाला एग्जांपल ले लेना, है ना, पता नहीं चलेगा। समझ आया क्यों? क्योंकि मम्मी उसमें इतना ना ज्यादा मसाला मिला दी है कि पता ही नहीं चल रहा है। मैं बिरयानी वाला का बात कर रहा हूं, नॉर्मल चावल की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल चावल की बात करें तो वो भी देखना स्पॉइल समझ में आता है। अगर आप आज बना है कल या परसों उसको चेक करोगे तो स्मेल आने लगेगा। लेकिन साइंस ये बोलता है कि हम लोगों को राइस जो घर में चावल बनता है वो गरम से गरम यूटिलाइज कर लेना चाहिए, है ना। अब तुम लोग क्या बोलते हो, तुम लोग बोलते हो कि जब भूख लगेगा तब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात तो यही है। तो जो भी है ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में कोरोजन हुआ, रेंसिडिटी हुआ, इन दोनों में अंतर समझ में आया। ध्यान देना, रेंसिडिटी जो है वो मेटल पे नहीं लगता, वो फूड पे ही लगता है ना। और जो कोरोजन होता है वो फूड मटेरियल पे नहीं लगता। हाँ, अगर फूड को वैक्यूम प्लेस में रखेंगे तब वो कभी खराब नहीं कभी का नहीं बता सकते, हम वैक्यूम कर देंगे तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। कभी का तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि मटेरियल, वो जो फूड मटेरियल है वो अंदर में ही रिएक्ट कर जाएगा। फिर उसको बाहर, हम लोग तो ऑक्सीडेशन क्या देख रहे हैं कि बाहर से ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन उस मटेरियल के अंदर भी तो कुछ ऑक्सीजन हो सकता है जिसके कारण वो रिएक्ट कर जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर वैक्यूम्ड कर दें तो वो 1 साल चलने वाला है तो 2 साल चलने लगेगा, नहीं 1.5 साल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वो अमर है, अमर नहीं है, वो स्पॉइल होकर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कौन सा फूड, प्रोसेसिंग फूड, समझ में आया, जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस फूड में हम लोग रेंसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या सारे फूड में रेंसिडिटी होता है? नहीं, समझ में आया। लेकिन रेंसिडिटी होने का जो सबसे मेन कारण है वो है ऑक्सीडेशन। विदाउट ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी नहीं होगा, और रेंसिडिटी हमेशा किसमें होगा? फूड मटेरियल में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हमको रेंसिडिटी से बचना है, ठीक है। अगर हमको रेंसिडिटी से बचना है तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट यूज करना होगा। एंटीऑक्सीडेंट देखो, जैसे वायरस को मारने वाला एंटीवायरस होता है ना, उसी तरह ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक होता है BHA, है ना, एक होता है BHA और एक होता है BHT। ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर ये उस फूड मटेरियल में मिला दिया जाए, बात अलग है, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है ना, दाम बढ़ जाता है, लेकिन अगर उस फूड मटेरियल में अगर ये डाल दिया जाए तो वो फूड मटेरियल बहुत लंबे समय तक रेंसिडिटी से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म, हाँ इसका फुल फॉर्म लिख लो, ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है। ठीक है, बी फॉर ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल। यहां डी है, ठीक है, ये डी है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT में ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, ट्यूलिन, ठीक है, ट्यूलिन। ये दो
क्या है, ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये फूड मटेरियल जिसमें रेंसिडिटी हो जाएगा, अगर उसके पहले ही अगर इस मटेरियल, ये केमिकल एक तरह का, ठीक है, अगर इसको हम लोग उस फूड मटेरियल में डाल दें तो वो फूड मटेरियल लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो इसको बिस्किट्स में डाला जाता है ना, बिस्किट्स में इसको यूज किया जाता है कि लंबे समय तक बिस्किट्स खराब ना हो। तो ये फंसता कब है, जब तुम उसको खोल दोगे एयर आ जाएगा, है ना, तब वो खराब होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके फुल फॉर्म, ठीक है, कि कुछ एग्जांपल दीजिए एंटीऑक्सीडेंट का। अब ये एंटीऑक्सीडेंट मैं बार बार बता रहा हूं, जिस तरीके से एंटीवायरस को मारने के लिए, वायरस खतरनाक चीज है, उससे लड़ने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं, उसी तरीके से रेंसिड ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी के लिए खराब है, तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, फूड मटेरियल जो हम लोग खा सकते हैं, ये तो केमिकल के रूप में है, खा सकते हैं, वो है क्या? वो है शहद, हनी। हनी भी एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग एलोवेरा, एलोवेरा में भी बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। समझ में आया? तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, हम लोग क्यों यूज करते हैं? उस फूड मटेरियल को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से भी हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा था, कोरोजन हो रहा था, और कोरोजन से होने बचने के लिए चार तरीका हम लोग देखे थे, चार तरीका देखे थे ना। तो उसी तरह ये तरीका है क्या चीज से बचने के लिए? रेंसिडिटी से बचने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। दूसरा देखो कैसे बच सकते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो सिंपल सी बात, अगर खाना को स्पॉइल होने से बचाना है तो उस खाना को एक एयर टाइट कंटेनर में डालो। इसलिए देखना घर में मम्मी लोग क्या करती है कि जितने भी खाना जो भी होते हैं जनरली जो खराब होने का रहता है, या उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डिब्बा में रखते हैं जो कि बहुत अच्छे से बंद कर देते हैं। हम लोग अच्छे से बंद कर देंगे कि उसमें एयर कांटेक्ट ना आए, क्योंकि अगर एयर घुस गया तो मेरा खाना बर्बाद हो जाएगा, मेरा फूड बर्बाद हो जाएगा। और एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर का मतलब कि एयर बिल्कुल अंदर ना आ सके। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर एंटर ना कर सके। तो अगर एयर एंटर नहीं कर सकेगा, तो एयर जब एंटर नहीं किया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ मतलब रेंसिडिटी वाला प्रोसेस नहीं होगा, रेंसिडिटी वाला प्रोसेस में मेरा फूड स्पॉइल नहीं करेगा, खराब नहीं होगा, बचा रहेगा। तो इसको बचने के लिए लोग अच्छा क्वालिटी का क्या करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं, डिब्बा। कंटेनर का मतलब क्या हो गया? डिब्बा। ऐसा डिब्बा यूज करते हैं जिसका ढक्कन बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं कि खुलते ही चला जा रहा है, बार बार घुमा रहे हो तो घूमते ही चला जा रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसमें क्या चल जाएगा? एयर चल जाएगा, और जिसके कारण मेरा जो फूड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इससे देखना बहुत सारे लोग जैसे मान लो ब्रेड लेकर आए, है ना, ब्रेड लेकर आए, ब्रेड का कुछ स्लाइस यूज कर लिए, 2 4 5 साइज स्लाइस यूज कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि सारे ब्रेड को निकाल कर एक कंटेनर के अंदर रख देंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, उसी ब्रेड को अच्छी तरीके से घुमा देंगे, उस प्लास्टिक को ऐसा घुमा देंगे कि उसके अंदर क्या ना आ सके? एयर ना आ सके। एयर नहीं आएगा, मेरा ब्रेड बचा रहेगा। बात अलग है कि उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, जिसके कारण 1-2 दिन में वो खुद ही रिएक्ट कर जाता है। बाहर से तो एयर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें फफूंदी मतलब मशरूम्स के मटेरियल लग जाते हैं, इस खमीर के कारण उसमें वो खराबी हो ही जाता है। हाँ, अचार बनाते हैं तो उसमें तो ऑक्सीजन नहीं रखते हैं, उसको सुखाते हैं। वो जो हम लोग धूप में रखे हैं ना, वो धूप में रखने का मतलब जरूरत नहीं है। देखो फूड मटेरियल अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। बताता हूँ, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखे ना क्या कि चिप्स में से पूरा एयर निकाल लिए, और उस चिप्स का जो प्लास्टिक था उसके अंदर क्या डाल दिए? नाइट्रोजन डाल दिए। नाइट्रोजन डाल दिया यानी गैस नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन अब उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो वो मेरा मटेरियल जो है वो लंबे समय तक बच जाएगा। इसलिए देखना कि जो लेज नई कंपनी है, कंपनी का नाम है फ्रीटोले, कंपनी का नाम है फ्रीटोले, उस कंपनी के अंदर ब्रांड आता है लेज, कुरकुरे और जो भी है। समझ में आया? कंपनी का नाम है फ्रीटोले, ठीक है। तो जो फ्रीटोले कंपनी है, ध्यान देना, वो क्या करता है, वो देखना पीछे लिखता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, मतलब 6 महीना तक यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्या डाला है? नाइट्रोजन डाल दिया है, पूरा ऑक्सीजन निकाल लिया है। तो उसको पता है कि मेरा उस मटेरियल में क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन तुम उसको फाड़ दो, अब फिर देखो क्या 4 महीना चलेगा?
4 दिन भी ठीक से नहीं चलेगा, है ना। समझ में नहीं बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। घर में फ्रिज हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर दे देते, सॉरी लो टेम्परेचर दे देता है, ताकि उस फूड के अंदर जो कीड़े हैं या मटेरियल है किसी तरीके से उसको स्पॉइल ना करे। तो फ्रिज भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्या चीज से बचाने के लिए, रेंसिडिटी। इसलिए देखना हम लोग हर मटेरियल को क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो लगभग सारे चीज तो ठीक है, चावल को छोड़कर, है ना, राइस को छोड़ करके बाकी सब ठीक है। उसमें जो गैस बनता है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करने वाला होता है ना। लेकिन असलियत में उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऐसा होता प्रोटेक्टिव लेयर वाला गैस होता है। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कौन सा गैस है, लेकिन उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर वाले गैस होते हैं, ताकि तुम्हारा जो मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है, वो क्या ना हो, स्पॉइल ना हो। समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है स्टोरिंग। हाँ, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, है ना। अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में भी रखेंगे तो हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। लेकिन देखो लाइट का दो कारण है। अगर सनलाइट में रख रहे हैं तो पहले तो उसको सुखा रहे हैं, क्यों सुखा रहे हैं, कि उसके अंदर का क्या निकल जाए, मॉइस्चर निकल जाए, पानी निकल जाए, क्योंकि पानी निकलना बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो वो पानी में ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उस फूड मटेरियल को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। इसलिए हम लोग धूप में रख देते हैं ताकि वो सूख जाए, और सूखने के बाद तुरंत हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हमेशा उसको हम लोग हर मटेरियल को लाइट के प्रेजेंस में नहीं लाते। क्यों, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में आने से क्या होता है, हमारा फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है ना। हर मटेरियल को हम लोग धूप में नहीं रख सकते, है ना। हर मटेरियल को हम लोग धूप में रख सकते, क्यों, क्योंकि धूप के साथ वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आया। इसलिए हम लोग हर चीज को धूप में नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई भी चीज सुखाना होता है ना, उसके अंदर का वाटर निकालना होता है ना। तो या तो वैक्यूम कर दें और या तो धूप में सुखा दें, है ना। धूप में सुखा देंगे तो क्या, कौन बोला कि नहीं डालते हो, उसमें तो मसाला ही भर भर के रहता है अचार में। अचार, अचार में मसाला, मसाला तुमको पता होगा, तुम एसएसटी पढ़े होगे तो एसएसटी में तुमको पता होगा कि जितनी भी इजिप्ट में मम्मीज हैं, है ना, जितनी भी इजिप्ट में मम्मीज हैं, मम्मीज मतलब वो जो ताबूत के अंदर जिनको बंद करके रखा गया है, तो उनमें काली मिर्च ही भर भर के रखा गया है। काली मिर्च का मतलब मसाला ही, पूरा मसाला से उनको पोत दिया गया है, और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा, व्हाइट कलर का कपड़ा लपेटा गया है। तो तुम सोचो कि मसाला बॉडी को सड़ने से बचा रहा है, फ्लैश को सड़ने से बचा रहा है। हाँ, तो सब्जी भी तुम मसाला से बचा बना। हाँ, 1-2 दिन में। तो कहने का मतलब क्या है, मसाला के साथ साथ तुम दूसरा मटेरियल, उसमें पानी भी तो डाले, उसमें पानी भी डाले। किसमें, मम्मी लोग नहाती नहीं है। हाँ, आम में। तो अचार में बता रहे हैं, अचार को इसलिए हम बताए कि अचार जब काटते हैं ना तो पहले उसको सुखा देते हैं, भींगा वाला यूज नहीं करते हैं। अगर भींगा वाला यूज करोगे ना तो उसमें छोटे छोटे कीड़े चलने लगेंगे। समझ में आया। इसलिए ध्यान देना कि अचार को पहले सुखाया जाता है, ठीक है। जब वो पूरा सूख जाता है ना, तब जाकर उसमें तेल का ग्रीस नहीं तेल का कोटिंग किया जाता है, ऑयल का कोटिंग किया जाता है, फिर तरह तरह के उसमें मसाले मिलाए जाते हैं। इसलिए वो 5 से 7 साल आराम से चल जाते हैं। समझ में आया फिरदौस, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हम लोग देखें कि रेंसिडिटी से भी बचने का कुछ तरीका है क्या, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लो, क्या एयर टाइट कंटेनर यूज कर लो, क्या रेफ्रिजरेटर में रख लो, क्या उसके अंदर नाइट्रोजन का फ्लरिश कर लो। फ्लरिश मतलब नाइट्रोजन गैस डाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो और नाइट्रोजन गैस डाल दो। समझ में आया। और सनलाइट से दूर रखो, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो वो फूड, सारे फूड तो नहीं लेकिन कुछ कुछ फूड क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। समझ में आया। तो फाइनली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट मेरे एंड से, मेरे एंड से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपकी बारी है, आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना है। कहीं भी डाउट होता है तो
तो आपको पूछ लेना है। समझ में आया? अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछ लेना। ऑनलाइन वाले तुम लोगों को समझ में आया ना? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कल छुट्टी है। हाँ हाँ, छुट्टी है।